जब भी हम 90s के बारे में सोचते हैं ना, तो कौन से गाने सबसे पहले जहन में आते हैं? पहला नशा। हाँ, पहला नशा, जादू तेरी नजर, या फिर कहो ना प्यार है। बिल्कुल। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या ये धुनें उसे खास आवाज के बिना उतनी ही जादुई लगती? मुश्किल है। उस आवाज में एक मुस्कुराहट थी, एक मासूमियत थी जो सीधे दिल में उतरती थी। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ उदित नारायण के हिट गानों की एक लिस्ट पर बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक पूरी यात्रा की कहानी बताते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचने की। हाँ, ये कहानी संघर्ष की है, अपमान की है, मतलब रातों को भूखे सोने की है, और फिर उस सफलता की है जिसकी मिसाल दी जाती है। तो आज हमारा मिशन साफ है। हम उस आवाज के सफर की गहराइयों में उतरेंगे जिसने लगभग 3 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव भोगपुर से। 1 दिसंबर 1955 को उदित नारायण का जन्म हुआ। और माहौल कैसा था वहां का? आप कल्पना कीजिए, चारों तरफ खेत, गांव की सादगी, और घर में मतलब गरीबी। स्रोत बताते हैं कि उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी जब खेतों में काम करती थी तो लोकगीत गाती थी। अच्छा। और कहते हैं कि उनकी आवाज की वही मिठास, वही ठेठ जमीनी एहसास धीरे धीरे उदित के अंदर उतरता चला गया। तो मतलब ये जो कहते हैं ना कि उनकी आवाज में एक मिट्टी की खुशबू है, हाँ, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनके बचपन की हकीकत है। बिल्कुल, ये कोई मुहावरा नहीं है, ये तो उनकी गायकी की नींव है। उनकी आवाज में जो सच्चाई है ना, वो किसी म्यूजिक स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। वो तो परवरिश से आती है। हाँ, उस माहौल से आती है जहाँ संगीत जिंदगी का हिस्सा था, कोई प्रोफेशन नहीं। और ये टैलेंट बहुत जल्दी दिखने भी लगा था। हाँ, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। पड़ोस में कीर्तन हो रहा था। अच्छा। और वहाँ जब इस बच्चे ने पहली बार सुर लगाया तो सब लोग हैरान रह गए। क्या कहने लगे लोग? कहते हैं सब ने एक ही बात कही, अरे ये बच्चा तो जन्मजात गायक लगता है। और ये सिर्फ कीर्तन तक ही सीमित नहीं था, है ना, स्कूल का भी एक किस्सा है। हाँ, वो तो और भी मजेदार है। बताते हैं कि पढ़ाई में उनका मन जरा कम ही लगता था। अच्छा। तो एक बार क्लास में टीचर ने उनसे कोई सवाल पूछा तो उदित नारायण खड़े हुए और बोले, क्या? जी सर, पहले एक गीत सुना दो। पूरी क्लास हंस पड़ी होगी। यकीनन। लेकिन ये दिखाता है कि संगीत उनके लिए कितना स्वाभाविक था। सही बात है। लेकिन इस हंसी के पीछे एक और सच्चाई थी, घर की आर्थिक तंगी और भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता। और यही तो उनकी यात्रा का शुरुआती विरोधाभास है जी। एक तरफ ईश्वर का दिया हुआ हुनर और दूसरी तरफ गरीबी की कठोर सच्चाई। बिल्कुल, ये बताता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। और शायद इसी रास्ते पर पहला बड़ा मोड़ आया रेडियो नेपाल। हाँ, गांव से निकलकर अपनी आवाज को पहचान देने का पहला मौका। स्रोतों में उनके ऑडिशन का जिक्र बड़े दिलचस्प तरीके से किया गया है। हाँ, एक छोटा सा कमरा, एक पुराना सा माइक, और सामने बैठे 3 इंटरव्यू लेने वाले, जो शायद रोज ऐसी कई आवाजें सुनते होंगे। बिल्कुल। लेकिन जब उदित नारायण ने गाना शुरू किया तो कहते हैं उस कमरे का माहौल ही बदल गया। एक सन्नाटा छा गया होगा। हाँ, और उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और बस फैसला कर लिया, हमें यही आवाज चाहिए। और इस पहली नौकरी की तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ 19 रुपए महीना। 19 रुपए बस। आज के जमाने में तो ये मजाक जैसा लगता है। हाँ, लेकिन सोचिए, उसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा था। वो सिर्फ 19 रुपए नहीं थे, वो इस बात का पहला सर्टिफिकेट था कि उनकी आवाज में दम है, कि वो इससे अपना घर चला सकते हैं। एकदम। वो सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला ठोस कदम था। जब दिल में आग हो ना, तो 19 रुपए भी सोने से कीमती लगते हैं। और रेडियो नेपाल उनके लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड भी बना। बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड। उन्होंने वहां हर तरह के गीत गाए, भक्ति गीत, लोकगीत, आधुनिक गीत। इससे उनकी आवाज में और निखार आया होगा। जबरदस्त। नेपाल में वो इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग सिर्फ उन्हें सुनने के लिए रेडियो चलाते थे। पर उनका असली लक्ष्य तो हमेशा से बॉलीवुड था, जिसे स्रोत में महारथियों का अखाड़ा कहा गया है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां रोज सैकड़ों आवाजें आती हैं और गुमनामी में खो जाती हैं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए साल 1979 में वो मुंबई आ पहुंचे। जेब में कुछ पैसे और दिल में हजारों सपने। लेकिन सपनों के शहर मुंबई की हकीकत बहुत अलग थी। हाँ, स्टूडियो के बाहर लंबी लाइनें, रोज मिलने वाले रिजेक्शन, उनके रहने के हालात भी काफी मुश्किल थे। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में रहते थे जिसकी छत टपकती थी और कई रातें तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ा। ये वो संघर्ष है जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते हैं,
पर जिसे जीना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और एक रात का एक बहुत ही इमोशनल किस्सा भी है ना? हाँ, जब वो बिल्कुल टूट गए थे, भूख और लगातार मिल रही असफलता से। उन्होंने मुंबई छोड़ने का मन बना लिया था। एकदम, मतलब वो खुद से सवाल कर रहे थे, क्या मैं वाकई इस शहर के लिए बनाऊं? ये सिर्फ भूख की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। हाँ, और उस रात वो लगभग हार मान चुके थे, पर कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और मंजूर था। क्या हुआ उस रात? उनकी नजर दीवार पर लगे एक फिल्म के पोस्टर पर पड़ी, और ना जाने क्या हुआ, उस पोस्टर ने उन्हें एक नई हिम्मत दी। और उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। हाँ, कि जब तक ये शहर उन्हें पहचान नहीं लेता, वो वापस नहीं जाएंगे। ये दिखाता है कि सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं है, जबरदस्त मानसिक दृढ़ता चाहिए होती है। बिल्कुल, और आखिरकार उनकी इसी दृढ़ता ने रंग दिखाया। और ये रंग लेकर आए संगीतकार राजेश रोशन। हाँ, उन्होंने उदित की आवाज की उस खासियत को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज में मिठास है, मासूमियत है, एक अलग चमक है। और इस तरह उन्हें फिल्म 1920 में अपना पहला गाना मिला एक हसीन सपना। लेकिन फिल्म तो फ्लॉप हो गई। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी नए सिंगर की पहली फिल्म न चले तो उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। हाँ, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण था कि भले ही फिल्म नहीं चली, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों के कानों तक ये दस्तक पहुंच गई थी कि एक नई आवाज आई है। हाँ, एक बहुत सुरीली और अलग आवाज। उस दौर में एक ताजा युवा आवाज की जगह खाली हो रही थी, और उदित नारायण की आवाज ने उस खाली जगह को भर दिया। तो ये सिर्फ एक दस्तक थी, धमाका होना भी बाकी था। और वो धमाका हुआ साल 1988 में। फिल्म थी कयामत से कयामत तक। और गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। उस एक गाने ने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक सांस्कृतिक घटना थी। बिल्कुल, उस दौर को समझिए, 80 का दशक एंग्री यंग मैन का था। रोमांस और मासूमियत सिनेमा से लगभग गायब थी। हाँ, और कयामत से कयामत तक ने उस सूखे को खत्म किया, और उदित नारायण की आवाज उस नए दौर की रोमांस की आवाज बनी। पापा कहते हैं तो उस पीढ़ी का एंथम बन गया था। एकदम, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। मतलब उनकी आवाज की मासूमियत और आमिर खान का चॉकलेटी हीरो वाला अंदाज, हाँ, एकदम परफेक्ट मैच था। उस गाने ने न सिर्फ आमिर खान को स्टार बनाया, बल्कि उदित नारायण को आवाज का बादशाह बना दिया। और इसी फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हाँ, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 90 का दशक तो पूरी तरह से उदित नारायण का था। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, हर बड़े हीरो की आवाज उदित नारायण बन गए। हिट्स की तो जैसी झड़ी लग गई, पहला नशा, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है। लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। उनकी आवाज की सफलता का एक फॉर्मूला था। क्या? युवा जोश, मासूमियत और पवित्रता का एक अनूठा संगम। उनकी आवाज में प्यार की एक सच्चाई झलकती थी। लगता था कि ये इंसान झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल, जो कह रहा है दिल से कह रहा है। एक तरफ वो सफलता की बुलंदियों पर थे, लेकिन इसी दौरान उनके निजी जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आए। हाँ, जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता है। उनकी पहली शादी रंजना नारायण से हुई थी, जिसे कई सालों तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और फिर साल 2006 में ये मामला एक बड़े विवाद के रूप में सामने आया। जब रंजना नारायण मीडिया के सामने आई, ये उनकी साफ सुथरी छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान था। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया, वो उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल, वो चाहते तो भाग सकते थे या सब कुछ नकार देते, जैसा कि अक्सर होता है। परिवारों की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। ये काम करने के लिए बहुत हिम्मत और ईमानदारी चाहिए, खासकर जब आप शोहरत की चोटी पर हों। और उनकी कला का सम्मान सिर्फ जनता ने नहीं, इंडस्ट्री और देश ने भी किया। हाँ, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, और साथ ही पद्मश्री और पद्म भूषण भी। उनके बेटे आदित्य नारायण ने भी गायकी में अपना करियर बनाया है। हालांकि स्त्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प लाइन लिखी है। क्या? आदित्य उदित नारायण नहीं बन पाए क्योंकि उदित बनना आसान नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ आवाज की बात है या कुछ और? मेरे ख्याल से ये सिर्फ आवाज की बात नहीं है। ये उस पूरे दौर, उस संघर्ष और उस शख्सियत की बात है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। उदित नारायण बनना मतलब उस मिट्टी से जुड़े रहना, मुंबई में भूखे सोना, और फिर दशकों तक उस शिखर पर बने रहना। आदित्य एक प्रतिभाशाली गायक हैं, लेकिन वो विरासत अनोखी है। और आज भी पिता पुत्र का रिश्ता बहुत मजबूत है। हाँ, और आज भी उदित नारायण में वही सादगी, वही मुस्कान है, और आवाज में वही मिठास। सबसे बड़ी बात, वो आज भी हर रोज रियाज करते हैं। वो अपनी कला को ईश्वर का दिया हुआ तोहफा मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं।
तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि उदित नारायण की कहानी सिर्फ एक गायक के सफल होने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी आवाज की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकली और अमर हो गई। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनकी सरलता, विनम्रता और वो मुस्कान भी है। बिल्कुल, कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं गाती, वे एक पूरे युग की यादें बन जाती हैं। और उदित नारायण की आवाज 90 के दशक के रोमांस, मासूमियत और सपनों की आवाज है। जब भी हम उस दौर को याद करेंगे, उनकी आवाज हमारे जहन में जरूर गूंजेगी। तो जाते जाते एक सवाल उन सभी के लिए छोड़ जाते हैं जो हमें सुन रहे हैं। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि कैसे किसी एक कलाकार की आवाज एक पूरी पीढ़ी के प्यार का, पहली धड़कन का, सपनों का साउंड ट्रैक बन जाती है। क्या ये सिर्फ सुरों का जादू है, या फिर उस आवाज की मासूमियत में छिपा वो भरोसा है जिसे हर दौर का इंसान अपने दिल में कहीं ना कहीं खोजता है।